आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी हमें कल से काफी ज्यादा सजेशन मिल रही थी और इसी चैनल की कल भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी और आज दोबारा से एक वीडियो देखने जा रहे हैं और टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है क्या अगर सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्रधानमंत्री होते, इफ बोस वाज इंडियाज फर्स्ट पीएम। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आजादी के 9 सालों बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब उनकी मुलाकात कलकत्ता के तभी के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इंडिया की आजादी पर उनकी बात छिड़ी और बड़े ही आतुरता के साथ चक्रवर्ती ने यह पूछा कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने के पीछे का असल कारण क्या था, और इस पर एटली ने जवाब दिया सिर्फ 3 शब्दों में, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और एटली का यह कहना था कि उन्हीं के कारण भारत में होने वाले दंगे होने लगे। इसके बाद चक्रवर्ती ने एटली से यह तक पूछा कि गांधी जी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। तब हंसते हंसते एटली ने कहा मिनिमल। और इस घटना का जिक्र मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपने किताब बोस एन इंडियन सामुराई में किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनकर मन में बस सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या सच में आजादी में गांधी जी से ज्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ था? और अगर ये सच बात है तो क्या आजाद भारत के पहले पीएम नेताजी होने चाहिए थे? वेल, असल में देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट और अनडिवाइडेड भारत के पहले पीएम थे। लेकिन ये चीज आज तक एक डिबेटेबल थियरी रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता? ये भी तो एक सोचने वाली बात है, राइट? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इसी आइडिया को जीवित करने के लिए हम इतिहास के उन धूल जमे पन्नों को फिर से एक बार पलटेंगे बिना किसी देरी के। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया के फर्स्ट पीएम होते तो क्या होता। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस थियरी से जिस पर आज तक दुनिया भर के कई स्कॉलर्स डिबेट करते आ रहे हैं। इस थियरी के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस आजाद और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन कैसे? साल था 1942। जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद की आजाद हिंद फौज स्थापित कर ली थी। इस फौज में शामिल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक जिन्हें जापान ने पकड़ रखा था। और उस वक्त नेताजी हर देश में जाके वहां रहने वाले भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी जला रहे थे। उनके भाषण और उनका जुनून वहां रहने वाले आम भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति जगाना और आजाद हिंद फौज के हिस्सा बनाने के लिए काफी था। अपने इन्हीं भाषणों के दौरान नेताजी ने उनसे ये वादा भी किया था कि वो अब 1 साल के अंदर अपनी फौज को आजाद भारत पर कदम रखवाएंगे। पर उससे पहले उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 2 बहुत ही घमासान युद्ध लड़े, जिसका एहसान और नेताजी के सम्मान के रूप में जापान ने उनको ब्रिटिश से जीते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे दिए थे, ताकि नेताजी अपनी फौज को आजाद भारत की जमीन पर ला सके। और यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बना जहां नेताजी ने एक आजाद और खुले आसमान में पहली बार तिरंगा को फड़काया और यहां पर स्थापित हुई आजाद हिंद की सरकार। इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर नेताजी खुद थे। और नेताजी के सरकार की खुद की करेंसी थी, खुद का बैंक था, रेडियो स्टेशन था, स्टैम्प्स थे और यहाँ तक कि खुद का कोर्ट भी था। नेताजी के इस आजाद सरकार को पूरे 9 बड़े बड़े देशों ने मान्यता तक दी थी। जो देश थे जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और तो और चाइना ने भी। और ठीक इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस पे आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लाया हूं जो है वंडर शेयर का डॉक्टर फोन। iOS 15 अब अपग्रेड करने से पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप पर आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 20% ऑफ मिल रहा है।
आइए मैं आपको बताता हूँ आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना बैकअप डाटा लेना पड़ेगा। डॉक्टर फोन का सिस्टम iOS रिपेयर भी है, जिससे आप इजीली अपने फोन को रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने से पहले आप लोग ये स्टेप जरूर पढ़ना, और उसके बाद आप अपने डिवाइस का मॉडल और सिस्टम वर्जन दोनों यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और उसके बाद स्टार्ट बटन पे टैप कर दो। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये करीब 10 से 15 मिनट का समय लेगा, क्योंकि सिस्टम आपका रिपेयर हो रहा है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको डन लिख के आ जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो देख सकते हो कितने आसानी से आपका फोन और सिस्टम रिपेयर हो चुका है, और अब आपको वायरस और मालवेयर से टोटल प्रोटेक्शन मिलेगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ, 20% ऑफ है। बट गेटिंग बैक टू दी टॉपिक, थियरी सच है या नहीं उस पर रिसर्चर्स डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आने तक हम जानते हैं कि अगर बोस सच में पूरे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव होता। सबसे पहला बदलाव तो ये होता कि आज हमारे और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा नहीं होता। मुझे पता है ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा होगा आपको, पर ये असल में सच है, क्योंकि 1938 के दौरान जब चाइना वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसानों के कारण बुरी तरह से जूझ रहा था, तब उन्होंने इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी थी। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे नेताजी, जिन्होंने 12 जून 1938 को पूरे देश में ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। उन्होंने देश भर के सारे लोगों से चाइना की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने कहा, जिसके बाद नेताजी ने वो सारे पैसे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम को चाइना में भेजकर उन्हें दिया। और बस उस दिन के बाद चाइना और नेताजी के बीच में बेहद अच्छे संबंध बन चुके थे, और इन्हीं संबंधों के कारण ही तो आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाले 9 देशों में से एक चाइना भी था। यही सारी चीजों के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस होते तो आज चाइना के साथ सरप्राइजिंगली हमारे काफी अच्छे रिलेशंस होते, और ना 1962 का भयानक इंडो चाइना वॉर भी नहीं होता, और आज ना ही दोनों देशों के बॉर्डर्स पर तनाव होता। बदलाव क्रमांक दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आजाद हिंद फौज के कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही भारत के बंटवारे के खिलाफ रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था। बोस का यह कहना था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, और एक बंटवारे को देख दूसरा राज्य भी फिर बंटवारे की मांग करने लगेगा। और ये बात सच भी तो निकली, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तारीख में भारत के अंदर कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि नागालैंड में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट और वेस्ट बंगाल में पनप रहा नक्सलवाद। पर अगर बंटवारे के दौरान बोस जिंदा होते तो शायद वो पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिमों को बंटवारा ना मांगने के लिए मना लेते, क्योंकि बोस हमेशा से मुस्लिम लोगों में दूसरे कांग्रेस लीडर्स से ज्यादा लोकप्रिय रहे थे। और उसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था कि वो खुद कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में पले बड़े थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, और उन्होंने कभी भी हिंदुओं में या मुसलमानों में फर्क नहीं देखा था। और अगर हम देखें तो 1937 के दौरान कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे, और वहीं नेताजी की आजाद हिंद फौज में 30 से 40% मुसलमान सैनिक थे, जो खुद नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सारी चीजों की बुनियाद पर यह कहना जायज है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। 1947 में दोनों देशों का इतिहास ना ही अपने ही भाइयों के खून से रंगता, और शायद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आजाद भारत के ही हिस्सा होते। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस बदलाव का जिससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाता। वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं होती। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कम्युनिज्म या समाजवाद के सिद्धांतों पर चलता, वही कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर के जर्मनी की आइडियोलॉजी थी। और ऐसा खुद नेताजी ने अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि वो साम्यवादी संघ नाम की पार्टी बनाना चाहते थे, जिसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। और शायद उन्हें कम्युनिज्म इसीलिए अच्छा लगा होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज जैसे कि चाइना, रशिया और जर्मनी को जीतते हुए देखा था, जिस वजह से शायद उन्हें लोकतंत्र से ज्यादा साम्यवाद की विचारधाराएं भाने लगी थी। अब एक मिनट, तो क्या नेताजी भी हिटलर या स्टालिन की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या आज हम पे भी चाइना के लोगों की तरह पाबंदियां लगी होती? अब अगर आपको लगता है कि नेताजी के आने पर शायद भारत का दृश्य कुछ ऐसा होता, तो शायद तुम गलत हो,
क्योंकि नेताजी भले ही अपने विदेशी कम्युनिस्ट दोस्तों से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो उनके जैसा तानाशाह नहीं बनना चाहते थे। वो हमेशा से चाहते थे कि हर भारतीयों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले और हर किसी को अपना धर्म चुनने का पूरा अधिकार मिले। और उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल में ये उन्होंने कहा भी है कि वे चाहते थे कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास नागरिकों का दर्जा न मिले और सब लोग मिलजुल के देश के विकास में हाथ बढ़ा सके। अब ये सब तो अच्छा है, लेकिन उनके राज में एक और एक बदलाव जो आता है वो ये होता था कि हम इंडियंस थोड़े ज्यादा अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड होते, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन के महत्व को समझा सके। और शायद इसी वजह से फिर भारत में क्राइम रेट्स कम हो जाते और लोग ज्यादा जिम्मेदार होते, जैसे कि दूसरे कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान। लेकिन 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 जिस तरह हर दिन सूरज उगता है और ढलता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे भी इस कहानी में एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा थोड़ा सा डार्क पहलू। यानी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत में साम्यवाद लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भारत में वन पार्टी रूल लागू हो जाता और सामने ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होती रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार करार करने के लिए। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखते हुए ये कहना भी आसान है कि शायद भारत में संसद से ज्यादा मिलिट्री का रूल चलता, बिल्कुल स्टालिन या हिटलर की मिलिट्री की तरह। देखो, अब मैं ये जानता हूं कि नेताजी ये सब नहीं करते, बल्कि वो एक बहुत अच्छे नेता बनते, लेकिन उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आते, क्या गारंटी है कि वो भी नेताजी के सिद्धांतों पर चलते? I mean, इस तरीके से आप पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, राइट? एंड विद पावर कम्स करप्शन। एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स। सो क्या अगर उनके बाद आने वाले नेता ऐसा कुछ करते हैं, उनके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं और वो उन इंटेंशंस को वन पार्टी रूल के कारण हासिल भी कर पाते, जिस वजह से इस एनवायरनमेंट में शायद फिर हमारे आजाद भारत में जन्म लेता कोई हिटलर, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत के टुकड़े कर देता। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमने कुछ फैक्ट्स और नेताजी के जीवन की घटी घटनाओं की बुनियाद पर इस कहानी को बनाया है, पर असल में उनके प्रधानमंत्री बनने पे भारत कैसा होता वो तो हम तभी जान पाते अगर 1945 में ताइवान से रशिया आते वक्त उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ होता और उसमें उनकी मौत नहीं हुई होती। इस चीज पर भी लोग आजादी से लेकर आज तक लोगों में इस बात की बहस जारी है कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें कैप्चर किया गया था और फिर उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये थियरी अपने आप में ही एक पूरा वीडियो बन सकती है और इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है कि कैसे उन्हें एक रशिया के प्रिजन में बंद रखा था। तो अगर आप इस चीज पर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको याद हो क्लेमेंट एटली ने क्या कहा था वीडियो के इंट्रोडक्शन में। जिनसे हमें आजादी मिली उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने ही बताया किस वजह से आजादी मिली थी, जो थे सुभाष चंद्र बोस। सो या ये एक ऐसी चीज है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग और क्यूरियस वीडियोस मिलेंगे जो आपकी बुद्धि और इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कभी किसी के सामने नहीं आते। पता नहीं होता कि क्या चीज़ किस तरह है, क्या है, उसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया जाता है कि एक आम नागरिक जो हमारे जैसा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वेल, मैं कहूँगी सुभाष चंद्र बोस जी की जब भी हम लोग वीडियो देखते हैं और जहाँ से देखते हैं आए हैं, उनकी मुझे लगता है कि लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे कि 1945 के इंसिडेंट की बात की। बट आज की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी रीजन ये कि बहुत ही डिफरेंट पहलुओं के साथ आज की वीडियो बनाई गई है। और पहले हम सिर्फ एक इस तरह से देखते थे कि फ्रीडम के लिहाज से कि उनका क्या क्या योगदान रहा है, लेकिन अब उनके जो एक आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, एक वो भी उसमें डिस्कस किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये चीज अच्छी है कि आप हर चीज को हर पहलू के साथ देखते हैं। और मैं अभी मौजूद से ये बात कर रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग जब भी इंडियन वीडियोस देखते हैं ना, तो हमें डिफरेंट
डिफरेंट वीडियोस में सिर्फ एक ही सोच को देखने को मौका नहीं मिलता, हमें हर तरह की सोच देखने को मौका मिलता है। बिल्कुल, वैसे ये बात मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने आज की वीडियो जो देखी है इसमें जो है तकरीबन हर पहलू से जो है चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि क्या किस तरह हो सकता था, उसके बाद यानी कि जो चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती, क्योंकि नो डाउट अगर बोस जी की बात करें तो वो जो एक स्ट्रेटजी लेकर आते हैं वो बहुत अच्छी होती, लेकिन बाद में आने वाले लोगों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होता, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती, वो किस तरह चीज़ों को लेकर चलते। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता ना, क्योंकि जहां तक मैंने चीजें सुनी हैं, और आई थिंक मौजम ने ही एक पिक्चर भी मेरे साथ शेयर की थी, और मौजम ने मुझे बताया भी था कि जो मिस्टर जिन्ना थे वो भी इस चीज के लिए राजी हो चुके थे कि जो सुभाष जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं मतलब इस रेस में नहीं आना चाहूंगा, या मतलब हम लोग अलग कंट्री की मांग नहीं करेंगे। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि वो कितने मतलब उनकी पर्सनालिटी कितनी पावरफुल थी कि वो सबको एक कहते हैं ना, एक बंदा होता है जो सबको हैंडल कर लेता है। हाँ। वो आई थिंक इस तरह के ही इंसान थे। बट मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं पर ये चीज लगती है जब मैं ये सारी बातें सुनती हूँ कि वो इतने पावरफुल पर्सनालिटी रही हैं, उन्होंने इतना ज्यादा लोगों में एक यूनिटी लेकर आए, अपने भाषण के थ्रू उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है। जो कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, स्पेशली हिंदू मुस्लिम वाला एक कॉन्फ्लिक्ट है, उनके टाइम पर नहीं होता था। उनकी फौज में 40% जो मुस्लिम्स है वो उनकी फौज के सिपाही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम है जहां पर उनको हटाया गया, शायद वो कहीं ना कहीं पर जो उनके सब ऑर्डिनेट थे, जो पॉलिटिकल बंदे थे, उन लोगों की तरफ से चलाई गई थी, और वो सब मिलकर आई थिंक उनको हटाना चाहते थे, जहां तक मुझे यही तो मैं बात करता हूँ कि इतिहास जो होता है ना वो हम तक उस तरह नहीं पहुंच पाता जिस तरह पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें ना तो एक बंदे से जब दूसरे बंदे तक बात जाती है, तीसरे चौथे तक पहुंचते ना वो बात कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल हो जाता है, चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो इसी तरह अब देखें, अगर बात करें 45 से लेकर अब तक की, तो तकरीबन 76 ईयर्स बनते हैं। तो आप ये सोचे 76 सालों में चीजें किस तरह हम तक पहुंची होंगी। तो ये चीजें वाकई बहुत ज्यादा मैटर रखती हैं कि आप तक पहुंचने वाला जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो कितना रिलायबल है, उस पर सच्चाई कितनी है। क्योंकि हम आज की बात करें ना, ये जिस टाइम में हम रह रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, लोगों के दिमागों को फेरना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जिन तक जो बात पहुंचती होगी वो उस पर रिसर्च करते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे कि हाँ भाई नहीं, ये इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 95% लोग ऐसे होंगे जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी मौजम के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में नो डाउट जितना मर्जी चीजों को मैनिपुलेट करना मतलब एक आसान हो गया लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। पहले हमारा एक ब्लाइंड फेथ होता था, हम ब्लाइंड फॉलोवर्स होते थे। एक बंदे ने बात कह दी, सुनी सुनाई बात पर हम लोगों ने अंदाज भाई यही बात होगी। कोई हमारे पास मीडियम नहीं था जिसमें हम लोग रिसर्च कर सकें। अभी अगर चलो 5% लोग रिसर्च कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ पता तो चल रहा है। पहले तो 100% लोग जो है वो एक सुनी सुनाई जो एक थ्योरी बनाई जाती थी उसी को ही फॉलो करते थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, अगर फ्रीडम फाइटर की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो सुभाष जी का रहा है, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज जो है स्टार्ट की थी। बाकी के जो जितने भी लीडर्स हैं वो तो बहुत देर के बाद आए, और जैसे कि पूछा भी गया कि गांधी जी का कितना रोल है, तो जो आंसर दिया गया उससे भी इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक एफर्ट थी, जो एक बीज बोया था, वो किन्होंने और किस तरह से किया गया था। वैसे हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं, उसमें भी सुभाष जी के बारे में मतलब हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर उनको भी फायदा दिया। और फिर इवन कि वो मुझे हिटलर वाला भी एक याद है, उनका एक वाकया जहां पर हिटलर मतलब वो पहचान गए थे कि हिटलर कौन है। हालांकि मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि भाई ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, क्योंकि मूवीज की हद तक हम लोग देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीजें जो है ना ये बहुत प्लान तरीके से की गई हैं, और इसमें अपनों की बहुत ज्यादा ना एक कंट्रीब्यूशन रहा है चीजें खराब करने में। देखिए, मैं अब थोड़ा सा शुरू से बात करना चाहूंगा जहाँ पे आपने जो है बात की कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। मसला ये नहीं कि रिसोर्सेज
है या नहीं है, मसला मेन ये है कि उस रिसोर्स का यूज़ कितने % लोग करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो मोस्टली लोग वो हैं जो सुनी सुनाई बातों पे ही यकीन करते हैं, वो आगे से रिसोर्स जो है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करते, वो अपने जो मदद आपके तहत काम करने होते हैं ना वो उससे करते नहीं है, बस वो ठीक है सुन लिया, आगे वही डिलीवर कर दिया, वो फिर लोगों से लोगों में चलती रहती चीज़ें। फिर उसके बाद अगर मैं आज़ादी की बात करूँ ना कि आपने जैसे बात की कि क्या नाम देते हैं आज़ादी की, तो आज़ादी जो है वो बहुत देर पहले उसके लिए जो है काम शुरू हो चुका था, क्योंकि हम अगर देखें बहुत सारे उस टाइम जो छोटी छोटी रियासतें थी, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं वो हम पे जुल्म कर रहे हैं, लगान लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ लड़े भी। अनफॉर्चुनेटली उस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह जो है बाद में आने वाले जो है लोग कामयाब हुए। बहुत सारी एग्जांपल है, झांसी की रानी की बात करें, ठीक है, फिर उसके बाद हमने और भी बहुत सारे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस देखी हैं जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जंग लड़ी कि भाई यहाँ से निकलो, हमारा मुल्क छोड़ो। तो आज़ादी की अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबे अरसे से जो है वो ये चीज़ शुरू हो चुकी हुई थी, वो एंड जो है वो आकर जो है 47 में जो है एक वो नया चैप्टर खुल गया। नहीं, वो चीज मुझे पता है कि मतलब बहुत देर पहले हो चुकी थी, लेकिन ये कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं था, क्योंकि लोगों के पास उस तरह से हम कहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं थे जो कि अंग्रेजों के पास उस टाइम पर था। लेकिन ये कि मैं बात करने का मतलब ये कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लोगों को इकट्ठा लेकर चलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कहीं ना, क्योंकि जैसे वीडियो में भी देखो बोला गया ना कि किस चीज ने आपको यहाँ से जाने पर मजबूर किया। आजादी तो बहुत टाइम से लोगों के बीच में वो एक सेंस आ चुकी हुई थी कि हमें इनसे निजात लेनी है, लेकिन ये कि एक ही बंदा ऐसा होता है जो कि आकर आगे खड़ा होता है और बताता है कि भाई नहीं ऐसे तो ऐसे करना, जिसकी वजह से मजबूर होते। वैसे तो आजादी के बारे में अगर हम बात करें तो भगत सिंह जी ने भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है उसमें, वो अभी तक उनका नाम जिंदा है। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरीके से चाइना का भी बीच में जिक्र किया गया, और उस टाइम पर 9 जो मुल्क थे, जो 9 देश थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया सुभाष चंद्र बोस जी को, और जो भी उनके रूल्स थे उन सब। और जैसे कि वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस भी दिया गया कि जिसमें उन्होंने बोला कि वो इंस्पायर्ड थे कम्युनिज्म से, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सोच थी वो डिफरेंट थी। बट उसके बाद ये सवाल वाकई में एक उठता है कि अगर उनके जाने के बाद जो बाकी लोग होते क्या वो भी उसी तरह से रहते या नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उनसे वो फेस करने पड़ते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट रहती है, और उसकी रीजन ये कि एटलीस्ट लोग जो वो आज़ादी के साथ अपनी ओपिनियन देते हैं, जो वो सोचते हैं और वो जो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट रहती है। और अभी भी अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट इसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं कि आपको एक बहुत ज़्यादा क्योस देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपकी जो सोच है उसकी एक रिस्पेक्ट रहती है। आपको डर नहीं होता कि भाई हम लोग ये बात करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये बात करेंगे तो ऐसा, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मौसम की बाउंड्री होनी चाहिए? मेरा वैसे क्या नाम लेता, अगर मैं बात करूँ तो डेमोक्रेसी में ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उठकर तनकीद कर सकते हैं। आप जो है कोई चीज़ गलत हो रही है आप उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्या नाम लेते हैं उसकी डिक्टेटरशिप की, उसमें तो सिर्फ यही है कि अगर किसी ने बात की है तो फिर बंदा नहीं मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, मुझे इसलिए कभी भी ये पसंद नहीं। हालांकि डेमोक्रेसी के जो साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं वो ये कि समटाइम्स बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रोपोगेंडा कर दिए जाते हैं, या फिर इतनी वो चीज होती नहीं जितनी बढ़ा चढ़ा कर उसको एग्जैजुरेट करके बताया जाता है और दिखाया जाता है। हाँ। तो कुछ साइड इफेक्ट्स नो डाउट उसके भी हैं, बट ये कि हाँ ज्यादा आजादी तो है ना, पॉजिटिव अप्रोच जो मुझे सबसे ज्यादा नजर आती है वो मुझे डेमोक्रेसी में ही नजर आती है। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। और जैसे कि गौरव जी ने बीच में पूछा भी कि आप आगे नेक्स्ट जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया सुभाष जी के बारे में, क्या वो देखना चाहते हैं? तो भाई मैं तो जरूर देखना चाहती हूँ। मैं तो ये जरूर चाहूंगी कि वो वीडियो बनाए ताकि हम लोग देखें। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।